हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैन जो कह रही होती है कि मुझे पहले से पता था, ये सुनते साथ ही चैन कहने लगती है कि क्या मतलब तुम्हें पहले से पता था। तो कहती है कि मैं तो बस तुम लोगों को अपना नाटक जल्दी खत्म करने को बोल रही थी। उस दिन से पता जिस दिन तुम दोनों साथ में कैफे गए थे, वहाँ पर डेट के लिए गए थे ना। ये सुनकर ही चैन उसे कहने लगती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो वह कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं तो तुम्हारी बेस्टी हूं ना। तो वह कहती है कि बस जुन के अलावा तुम्हें तो ये बात पहले पता लगी है। ये सुनते साथ ही वो खुश हो जाती है कि डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता और ये बात हम दोनों को सिर्फ पता है। तो वह कहते हैं कि हाँ, और अब तुम्हें भी चुप रहना होगा। ये सुनते साथ ही गो का तो मुंह उतर जाता है। उसे लग रहा होता है कि चैन अब सब लोगों को बता देगी, पर उसने तो अपनी फ्रेंड को भी चुप करवा दिया। और फिर चैन के साथ ही वहाँ से चली जाती है और गो भी बेचारा चुप करके वहाँ से जा रहा होता है। और चैन आते साथ ही शिन्नी को साइड में लेकर बैठ जाती है। उसे कहने लगती है कि क्या तुमने अपना लव कन्फेस जुन से किया था। तो वो कहती है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। तो चैन कहती है कि इन बातों को छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। तुम ये बताओ, अगर जुन तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम उसको डेट करोगी। तो वो कहती है कि इस बात का मुझे नहीं पता कि मैं उससे डेट करूंगी या नहीं करूंगी। तो चैन उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना चाहती हो। और वैसे साइड से चैन आ जाती है जो चैन को वहाँ से ले जाती है और उसके लिए जो ड्रेस वगैरह लेकर आई थी वो उसे देने लगती है। पर चैन उसे देखे बगैर ही कह रही होती है कि मैंने नहीं लेना। तो वह कहती है कि तुम्हें लेना होगा। तो चैन उसकी बात सुनकर जैसे ही देखते तो पता लगता है कि वो तो एक नाइट ड्रेस था, जिसे देखते साथ ही वो मना करने लगती कि ना मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। तो चैन कहती है कि देखो, अब तुम रिलेशनशिप में आ चुके तो तुम्हें ये चीजें लेनी होगी। चाहे तुम्हें वो बाहर से काफी कूल लगता हो, पर वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हें ये सब चीजें तो उसके लिए करनी होगी ना। अब चैन उसकी बात मानकर ले तो लेती और वो कहती है कि देखना, कल तुम आकर मुझे थैंक्स बोलोगी। अभी तक वो दिखाया जाता है जिसका चार्जर खराब हो गया था, तो वो चार्जर लेने के लिए जाने वाला था। तो चैन कहती है कि रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। अब को भी रुक जाता, तभी वो सोफे पर उसी नाइट ड्रेस को देख लेता और उसको पकड़कर जब देख रहा होता है तभी चैन भी आ जाती और उसे देखते साथ ही बिल्कुल चुप हो गई थी। तो उसे कहता है कि ये काफी अच्छा है। तो चैन कहती है कि तुम्हें ये अच्छा लगा। तो ये भी आगे से बोल ही देता है कि हाँ, ये काफी अच्छा है। तो चैन भी आगे से उल्टा बोल देती है कि ये फिर मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनते साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर उसे देखकर वहाँ से लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए भाग गया था। अब ये भी उसके जाने के बाद नाइट ड्रेस पहन लेती और पहनने के बाद अपने आप को देख ही रही होती, तभी उसे फैन की कॉल आ जाती जिसे उसका लिनगे वाला काम जल्दी चाहिए था। अब इसे याद आता है कि मेरे पास यूएसबी तो है पर लैपटॉप नहीं है, तो मैं इसे काम कैसे भेजूंगी। तो ये भी गो को कॉल करती है कि तुम कब तक वापस आओगे, क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप को यूज कर सकती हूँ। फैन को काम जल्दी चाहिए और मैं लैपटॉप कंपनी में ही रखा हूँ, वापस नहीं लेकर आई। तो वह कहते हैं कि हाँ, जाकर मेरे लैपटॉप को यूज कर लो। अब वैसे हमें गो की मॉम दिखा जाती है जो उसके घर को अनलॉक करने के बाद आ जाती और सामान वगैरह जैसी रखती है। तो वैसे उन्हें एक लड़की की आवाज आती, तो उसी लड़की की आवाज सुनते हुए वो गो के कमरे की तरफ जा रही होती, जहाँ पर उन्हें चैन नजर आ जाती है जो लैपटॉप पर अपना काम कर रही होती है। फैन से बात कर रही होती काम करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखते है कि गो तुम आ गए और उसकी नजर आन पर जाती तो पूछने लगती है कि आप कौन है। तो वो चैन के पास आते हुए कहने लगते है कि मैं गो की मॉम हूँ। ये सुनते साथ ही वो शौक हो जाती है, जल्दी से गो की शर्ट को पहन लेती है और हर चीज को एक्सप्लेन कर ही रही होती। तो कहती है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम चैन हो ना, तुम्हारी मॉम मेरी क्लासमेट है। ये सुनते साथ ही वो कहने लगते है कि हाँ, मॉम ने आपका जिक्र किया था। तो वो खुश तो हो जाती है, फिर उसके नाइट ड्रेस के बारे में बात करने लगते हैं। तो वो कहती है कि ये हमेशा नहीं मैं पहनती, ये मैंने बस आज ही पहना है। तो वो कहती है कि तुम्हारा डिजाइन काफी अच्छा और तुम्हें इतना भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ। तो चैन उनसे पूछती है कि क्या आपको ये अच्छा लगा। तो कहती है कि हाँ, ये तुम पर काफी अच्छा लगा है। तो कहती है कि आपको भी अगर चाहिए तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। पहले तो ये सुनकर गो की मॉम हंसने लगते, फिर कहती है कि हाँ, मुझे लार्ज वाला साइज पूरा आता है और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है। तो वो कहती है कि नहीं, पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को वही चैट में ऐड कर लेती है और अभी वही चैट में ऐड कर ही रही होती है तभी गो की कॉल आती है। तो ये गो की वीडियो कॉल अटेंड कर लेती है और गो पूछा होता है कि क्या तुम मेरे घर पर हो, वहीं पर मेरा वेट करना। चैन से तो उसकी मॉम को देखकर बोला ही नहीं जा रहा होता, फिर बता देती है कि तुम्हारी मॉम आई हुई है और ये कहकर उनकी तरफ मोबाइल भी कर देती है। अब गो भी शौक हो गया तो कहने लगता है कि मैं बस अभी आता हूँ। अब गो की कॉल कट होने के बाद चैन उसकी मॉम से कहने लगती है कि गो को तो आने में टाइम लगेगा, मैं आपके लिए तब तक टी बना देती है। तो वो भी खुश हो जाती है कि हाँ बनाओ। अब उनको टी वगैरह पिलाने के बाद वो भी चैन से बात करने लगती है और कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में हो गए हो। अब चैन भी शर्माते हुए हाँ बोल देती और वो भी पूछ लेती है कि तुम उसके साथ ठीक तो हो। तभी गो भागते हुए पहुंच गया था और अपनी मॉम को देखकर कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ पर। तो वह कहती है कि हाँ, मैं तो तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी पर तुम तो बाहर थे, क्या तुम मेरे आने पर खुश नहीं हुए। तो वह कहता है कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। तो चैन भी कहती है कि आप दोनों बैठे, मुझे चलना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, तुम हमारे साथ खाना भी खाओ ना, मैं साथ में मजे का खाना भी लेकर आई हूँ खुद बनाकर। अब ये बात सुनकर चैन चुप हो जाती और फिर गो की तरफ देखने लगती है। गो को देखने के बाद कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ खाती हूँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब उसके जाने के बाद गो की मॉम तो उससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि तुमने बहुत ही अच्छी लड़की को पसंद किया है। अब गो खुश तो होता है अपनी मॉम के किचन में जाने के बाद गेम के रिलेटेड जो भी चीजें होती है सब चीजों को पैक शैक कर रहा होता है ताकि मॉम को पता न लगे कि वो गेम्स पर ही काम कर रहा है। और फिर कहता है कि मॉम, क्या मैं चैन को देखा हूँ। ये कहकर चैन के घर पर आ गया था और चैन भी इसके मुंह पर दरवाजे को बंद कर देती है कि मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो वो इससे बाहर से पूछा होता है कि मॉम ने तुमसे क्या बातें की।
तो वो बता देती है कि मॉम ने क्या बात की। तो गो कहता है कि मॉम ने ये तो नहीं पूछा कि तुम कहाँ पर काम करती है। तो वो कहती है कि नहीं पूछा। तो गो कहता है कि अगर मॉम पूछे तो तुमने यही बताना है कि IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं हम दोनों। अब चैन भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों जैसे घर पर पहुंचते तो उन्हें मॉम नजर नहीं आती। तो पता लगता है कि वो तो गो के रूम में पहुंची हुई थी, जहाँ पर पहुंचकर उन्हें गेम्स के बारे में पता लग गया था और वो गो से काफी गुस्सा होती है। गो अपनी मॉम को समझाने की ट्राई भी कर रहा होता है, पर उसकी मॉम समझने को तैयार नहीं थी और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस चीज के लिए। तो वो कहता है कि मुझे पता है मैंने आपसे झूठ बोला है, पर डैड। तो कहती है कि डैड का तो नाम भी ना लो। ये कहकर जब जाने लगती है तो गो उन्हें दोबारा से दरवाजे के सामने से रोक लेता है। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम्हें रिजाइन करना होगा या तुम मेरे बेटे नहीं हो। गो आगे से कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चुप करके चली जाती है। उनके जाने के बाद भी गो बिल्कुल चुप होता है। तो चियन उसको इस तरह देखकर उसके हाथ को पकड़ कर कहती है कि वो माँ गुस्सा होकर चली गई, पर उनका गुस्सा थोड़ा टाइम में ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो ठीक होंगी तो तुम उनसे दोबारा सॉरी कर लेना, देखना वो तुम्हें माफ कर देंगी। और हमें नेक्स्ट दिखा जाता है कि शिन्ये ऑफिस में आती है तो जुनबी उसे आते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। वैसे शिन्ये के साथ कोई टकरा कर एलिवेटर में जाने लगता है तो उसके हाथ में जो चीज होती है वो गिरने वाली होती है। तो जल्दी से जाकर जुन उस चीज को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या आज तुम अपने टर्टल को भी साथ ले आई हो। तो वो कहती है कि हाँ, इसकी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। पूरा दिन घर पर रहेगा तो और बीमार ना हो जाए और इसका मेरे काम पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। जबकि जुन ने तो उसे कुछ बोला भी नहीं था और ये कहकर वो लिफ्ट में चली जाती है और जुन बस उसे देख रहा होता है, उस लिफ्ट में नहीं जाता। अब ऑफिस में लेकर जैसे ही टर्टल को पहुंचती है तो सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, पूछे होते हैं कि क्या हुआ, तुम इसको अपने साथ क्यों ले आई हो। तो वो बताती है कि ये मेरे साथ तब से है जब से चियान मैं तुम्हारे घर से गई थी। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था तो मैं इसके साथ ही बातें किया करती थी और इसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले। उसकी सारी बातों को जुन भी सुन रहा होता है, जिससे उसे पता लगता है कि टर्टल को स्किन इन्फेक्शन है। तो ये पता लगते साथ ही वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, उसके बारे में सर्च वगैरह करता है। तो वैसे बाहर आकर दूसरे कुलीग को रोक देता है कि तुम्हें इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इसको और भी जम्स लग जाएंगे। सभी लोग जुन को देख रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया। तो कहता है कि इसे सनलाइट की जरूरत है और तुम इसकी सनलाइट ब्लॉक कर रहे हो। ये कहकर शिन्ये से कहता है कि तुम्हें इसको सनलाइट में रखना चाहिए, खुद ब खुद इसके सारे जम्स वगैरह मर जाएंगे। पर चियन उसका ये वाला बिहेवियर देखकर कहने लगते हैं कि शिन्ये तुम्हें इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा टर्टल है, इसका टर्टल नहीं है। तो वह कहता है कि मुझे पता है ना, मैंने बचपन से टर्टल को रखा है। ये सब तो वो झूठ बोल रहा था और शिन्ये से कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आगे से शिन्ये भी कहने लगती है कि आपकी तो मीटिंग होने वाली है ना, मैंने आपको फाइल भेजी थी, वो आपने पढ़ ली। तो वह कहता है कि अभी जाकर मैं रीड आउट करता हूँ। ये कहकर अपने ऑफिस में वापस चला गया था और सभी लोग बात करने लगते हैं कि जुन के बिहेवियर को क्या हो गया है। तो शिन्ये भी कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और इधर हमें स्टीला दिखाई जाती है जिसके पास एक पर्सन आया हुआ था, वो यूनिट 9 के बारे में बात कर रहा होता। तो वहीं पर गो भी फाइल देने के लिए आ गया था स्टीला को। तो वो गो को जाने नहीं देता, कहता है कि तुम अच्छे टाइम पर आए हो, अभी हम यूनिट 9 के बारे में बात कर रहे थे। तो गो भी पूछने लगता है कि क्या बात कर रहे थे। तो वो ये कहता है कि तुम्हें गेम को प्री सेल पर लगा देना चाहिए क्योंकि कंपनी ने तुम्हारी गेम पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। अभी तक तुम्हें गेम के पैसे वापस भी करने चाहिए थे पर तुमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये सुनकर वो फौरन से मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला। और जो बातें करता है गो, उसके बाद तो स्टीला भी कहती है कि हाँ, गो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जैसे गेम बन जाएगी वो तब एक साथ ही लॉन्च होगी, उससे पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ही वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है कि तुम्हें अकेले अपनी मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स की तो बात सुननी चाहिए ना। पर गो तो उनके जाने के बाद भी परेशान होता है। उधर शिन्ये दिखाई जाती है जिसको मेडिसिन के लिए कॉल आई होती है कि आपकी मेडिसिन आ गई। तो वो कहती है कि मैंने तो मेडिसिन ऑर्डर नहीं करवाई। तो जुन भी उसकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसी ने उसके पेट के लिए मेडिसिन ऑर्डर करवाई थी। तो ये भी मेडिसिन लेने के लिए चली जाती और फिर शिन्ये दिखाई जाती है जब सभी लोग चले जाते हैं वो तब भी प्रिंटर पर काम लगी होती है, पर प्रिंटर में एक पेपर फंस गया था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही होती। तो जुन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है बट उसको देखकर फिर से वैसे ही नर्वस हो रहा होता है। तो यहाँ पर शिन्ये भी उसे क्लियर कर देती है कि पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप सिर्फ मेरे सुपीरियर हो। ये बात सुनकर वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि अगर हम दोनों को साथ में अकेले में इस टाइम पर देख लिया किसी ने तो वो क्या समझेगा। तो वो कहती है कि डरने की क्या बात है जब हमारे दरमियान कुछ ऐसा है ही नहीं। अब ये बात सुनकर जुन उसकी हेल्प करवाने लग जाता है। इसी में दोनों के हाथ एक दूसरे को टच हो रहे होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते तभी बाहर से वे की आवाज आती। तो वे की आवाज सुनते साथ ही वो वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता और साथ में शिन्ये के बैठ जाता है छुपकर। अब वे ने तो इन दोनों को देख लिया था, ये दोनों भी वे को देखने लगते हैं। वे जिसने इन दोनों को देख लिया था और देखने के बाद स्माइल करके अपना काम करने के लिए जाता और उसके जाने पर शिन्ये जुन को डांटे लग जाते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने लाइट्स ऑफ क्यों की। तो वो कहता है कि मैं नर्वस हो गया था तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। उसकी आवाज सुनते साथ ही तो वो कहती है कि अब उसको एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होगा। तो जुन कहता है कि इस चीज की टेंशन नहीं लो, वैसे मैं बात कर लूंगा, वो किसी को भी ये बात नहीं बताएगा। अब दोनों इसी लड़ाई में खड़े हो जाते और वैसे वहाँ से वे भी गुजर कर जाने लगता है और उसको बेस्ट ऑफ लक विश करके चला जाता है क्योंकि वो इन दोनों के लिए काफी खुश था। उसके वहाँ से जाने के बाद तो शिन्ये काफी गुस्सा हो जाती है, लाइट ऑन करके अपना काम करने लग जाती है। और इधर हमें चैन दिखाई जाती है जो अलमीरा से कुछ निकाल रही होती है, तभी उसे वो नाइट ड्रेस भी नजर आ जाता है जिसे देखने के बाद वो गो को मैसेज करती है कि तुम्हारी मॉम ने अभी तक तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दिया या नहीं दिया। तो वो बताता है कि मैं सुबह से उन्हें
मैसेज कर रहा हूँ पर उन्होंने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। तो चैन कहती है कि इन बातों को छोड़ो, मैंने खाना ऑर्डर करवाया है, आज जो दोनों साथ में खाते हैं। तो गो से मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा, तुम अकेली खा लो। अब उसका ये मैसेज देखने के बाद ये भी सोचते है कि मुझे इसकी मॉम को मैसेज करना चाहिए। उन्हें हेलो हाई के मैसेज के बाद सोचे होते है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मेरा गो से ब्रेकअप हो गया है। तो फिर वो अपने बेटे को मारने के लिए आएंगी और इसी में इन दोनों की बात हो जाएगी। अब यही सब सोची होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है। तो चियन डोर ओपन करने के लिए आ रही होती है, तभी उसे याद आता है कि शायद ये गो की मॉम ना हो, इसलिए जल्दी से देखने लगती है। तो सच में पता लगता है कि गो की मॉम थी। उन्हें देखते साथ ही अपने आप की हालत खराब कर लेती और जैसे ही डोर ओपन करती है तो रोते हुए उनके गले लग जाती है। तो वो कहीं लगती है कि क्या हुआ है, अंदर जाकर बात करते हैं ना, अंदर लेकर जाती है और अभी तक बस उनके गले लगकर रो रही होती है और कह रही होती है कि आपके बेटे ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो वो पूछी होती है कि मेरे बेटे ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया है, ऐसा भी क्या हुआ, रीजन तो बताओ। अब इसको रीजन समझ नहीं आ रही होती और जो इसके माइंड में आता है वही बात बोल देती है कि ये बहुत ज्यादा काम करता है रात में, मैंने इसे खाने के लिए बुलाया था पर इसने खाने के लिए भी मना कर दिया, ओवर टाइम का काम जो कर रहा था और इसकी वजह से मैंने नूडल्स खा ली और साथ में फास्ट फूड भी खा लिया, क्या ये मेरे स्टमक के लिए अच्छा है। और फिर उसके बाद मेरे स्टमक भी इतना दर्द हो रहा था, इसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे इंस्टेंट नूडल्स पसंद भी नहीं है। यही बातें करते हुए गले लगकर रो रही होती है। तो वो इसे चुप करवा रही होती है। तभी उनकी नजर पीछे इंस्टेंट नूडल्स पर जाती है जो इतने ज्यादा बॉक्सेस आकर पड़े हुए थे। ये देखकर वो समझ आती है कि यहाँ पर बात कुछ और ही है। तो चैन भी हो जाती है कि ये चुप कैसे हो गई। तो उन्हें देखने लगती है तो पता लगता है कि उन्होंने इसकी नूडल्स देख ली और कहीं लगती है कि यहाँ पर नूडल्स का मसला नहीं है, नूडल्स तो तुम्हें बहुत पसंद है। ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो चैन उन्हें दोबारा से गले लगा लेते और कहती है कि सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, पर अगर आप यहाँ तक आई गई हैं तो आपको गो से बात कर लेनी चाहिए। इतने में गो भी इसके घर पर आ गया था, जिसे देखते साथ ही उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है। तो गो अपनी माँ को रोक लेता और कहने लगता है कि मॉम मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उस चीज को देखने के बाद अगर आप मुझे छोड़ने का बोलेंगी तो मैं छोड़ दूंगा और कभी भी गेम्स का काम नहीं करूंगा। अब ये बात सुनकर उसकी मॉम रुक गई थी और गो उन्हें अपने डैड की बुक दिखाने लगता है जिस पर उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ था जो उन्होंने खुद से ही बनाया था और वो भी अपनी लाइफ पर उस पूरी लाइफ के बारे में लिखा होता है कि मेरी इतनी प्यारी एक वाइफ थी और इतना प्यारा बेटा था, पर मैंने उस लाइफ को छोड़कर गेम्स वाली लाइफ को चूज किया और मुझे नहीं पता था कि गेम्स वाली लाइफ इतनी हार्ड होने वाली है। यहाँ तक कि एक दिन गो का बर्थडे भी होता है, तभी उसके डैड कॉल नहीं अटेंड करते और ना ही जल्दी घर पर वापस आते हैं। और जब वो घर पर वापस आते तब देखते हैं कि कोई भी उनके लिए नहीं जाग रहा था और टेबल पर डिवोर्स पेपर पड़े हुए थे जो गो की मॉम ने सोच लिया था कि अब तो वो डिवोर्स लेकर रहेंगी। और वो डिवोर्स पेपर देखने के बाद तो ये भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यही सब बातें लिखी होती है और लास्ट में सॉरी भी कहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सब बातें पढ़ने के बाद गो की मॉम तो रोने लग जाते हैं, कहने लगती है कि तुम भी अपने डैड की तरह जिद्दी हो, तुम्हें भी सेम उन्हीं की तरह इसी करियर में जाना पसंद है और उन्हीं की तरह गेम्स बनाना पसंद है और अब मैं थोड़ी ना तुम्हें रोक सकती हूँ, पर मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगी, तुम्हारे डैड भी ओवर टाइम करते रहो, उनकी डेथ हो गई, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करूंगी, आगे तुम्हारे डैड के बगैर मैंने पूरी लाइफ गुजार ली। ये बात सुनकर गो कहने लगता है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे पास आप हो ना और चैन भी है मुझे संभालने के लिए, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो चैन भी कहती है कि जी आंट मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं इसका यहाँ पर ख्याल रखूंगी। तो वो अभी इनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है पर वो कहता है कि मॉम मैं आपको छोड़ा होता, पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली गई थी। उनके जाने के बाद चैन को उसे कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम भी थोड़ी इमोशनल भी थी और गुस्से में भी थी, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी मॉम का पता है, वो कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी और ना ही जल्दी माफ करेंगी और ये भी उनकी एक माफी ही है। ये सब बातें करने के बाद को चैन से थैंक्स कहता है तो वो भी आगे से इससे वेलकम कहती है और इसी स्माइल के साथ दोनों एक दूसरे को हक कर लेते और साथ में ड्रामा देखने के लिए बैठ गए थे जिसके काफी ज्यादा एपिसोड्स देख लिए थे। तो चैन कहती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से वापस घर जा पाऊंगी। ये बात सुनकर गो भी उसे देखने लगता तो चैन कहती है कि टीवी देखो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, पर अभी भी जब कोई इसकी तरफ ही देख रहा होता तो वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें इतनी प्यारी लग रही हूँ। ये कहकर उसका फेस दूसरी तरफ कर रही होती तो गो कह देता है कि हाँ तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर ही चैन बिल्कुल चुप सी हो जाती और गो भी स्माइल करते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद चैन कहने लगती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। और फिर जब वॉशरूम में जाती है तो वॉशरूम के मिरर पर भी गो ने उसके लिए लिखा होता है कि हेलो वर्ल्ड। ये देखकर ही चैन खुश हो जाती है और हमें HC कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स दिखाए जाते हैं। वहाँ पर एक बताता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं वाल्टर गेम्स का अपने शेयर सेल करने वाला हूँ, तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो। ये कहकर वाल्टर गेम्स की फाइल भी दे देता है जिस पर उन्हें काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और प्रॉफिट भी हो रहा था। ये सब देखकर भी एक तो बिल्कुल परेशान हो जाता है और चुप होता है। तो उसे देखकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम स्टीला को हमेशा सपोर्ट करते हो, पर कभी तो तुम्हें अपने बारे में सोचा चाहिए ना, यहाँ पर कुछ पता भी नहीं है, हम लॉस में भी जा सकते, तो तुम लोगों को शेयर्स को सेल कर देना चाहिए। पर दोनों उसके सामने बैठे चुप होते और एक को तो ये डील काफी अच्छी भी लग रही थी पर दूसरे वाला कुछ भी नहीं बोलता। और हमें चैन और गो दिखाई जाती तो दोनों साथ में आ रहे होते। गो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। तो वह कहती है कि तुम क्या भूल रहे हो। वैसे ही आगे से गार्ड आ जाता जो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना भूल रहे हो। ये कहकर उन्हें यहाँ के सभी कैमरास दिखाने लगता है कि देखो यहाँ हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, मैंने हमेशा तुम लोगों को यहाँ से गुजरते हुए हाथ पकड़ते देखा है, आज भी तुम लोग हाथ पकड़ो ना और मैं तो सब लोगों के
लिए यही दुआ करता हूँ कि जो लोग भी एक दूसरे से प्यार करते उन सब की शादियाँ हो जाएं। ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद गो भी चियन का हाथ दोबारा से पकड़ लेता है और जब ये दोनों हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं तभी सुजैंग भी उसी टाइम पर काम के लिए आ गया था, जो दोनों को हाथ पकड़े देख लेता और पूछता है कि तुम दोनों। तो चियन भी आगे से स्माइल करती है तो समझ आता, कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस। ये कहकर काम के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चियन कहती है कि अभी सिर्फ हमें सुजैंग ने देखा है और सुजैंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जो ऑफिस में बातें फैलाएगा। अब यही सोचकर दोनों दोबारा से हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि उनके ऑफिस के 3 लोग किसी के वेट में खड़े होते हैं। ये देखते साथ ही दोनों अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। चियन इस साइड से आ जाती तो गो दूसरी साइड से आ जाता है और चियन पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यूनिट 9 में 2 कपल्स हैं। ये सुनकर चियन तो पहले गो को देखने लगते हैं, फिर पूछते हैं कि 2 कपल्स कौन से हैं। तो वो जून और शिनी के बारे में बता देते हैं, जिस पर चियन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वह कहता है कि मैंने रात में उन दोनों को खुद देखा था एक साथ ऑफिस में, एक दूसरों की बाहों में। अब इस बात पर तो वो लोग यकीन कर लेते हैं। वो कहता है कि तुम लोगों ने 2 कपल्स की बात की थी, तो पहले वाला कपल कौन है। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों। ये सुनकर ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि इन्हें कैसे पता लगा। तो पहले वे बताता है कि जब मैं ऑफिस में आने लगा तुम लोगों को एक दूसरे के इतने पास देख के वीआर लगा लिया। और दूसरे वाला बताता है कि जब मैं काम के लिए जा रहा था तब तुम दोनों को हक करते देखा। तो तीसरी फ्रेंड बताती है कि जब मैं कॉफी बनाने के लिए जा रही थी तुम दोनों को हाथ पकड़े देखा। ऐसे हम तीनों को पता लगा और तुम लोग ये बात थोड़ी ना छुपा सकते थे। ये कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद चेन कहती है कि हम जो इतना ड्रामा कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे। तो वो कहता है कि इस तरह पता लगना वैसे अच्छा तो था। तो वो कहती है कि हाँ पॉइंट तो है। तो वैसे ही वो चैन को किस करके वहाँ से जाने लगता है तो रुक कर अपना हाथ करता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। तो चैन भी भागकर इसका हाथ पकड़कर इसके साथ ही जाने लगती है। और इधर जुन दिखा जाते जो अपने ऑफिस से बैठकर सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वैसे उसे गु की कॉल आ जाती जो इससे पूछता है कि तुम्हारा और शिनी का क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी। तो वो बताता है कि पूरे ऑफिस को वे ने बता दिया है कि उसने कल रात तुम दोनों को साथ में देखा था। ये सुनकर तो जुन परेशान हो जाता है। कहीं लगता है कि मेरा तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक लड़की है, उसकी इमेज का क्या। तो वो कहता है कि तुम्हें अपने से ज्यादा उसकी परेशानी लगी हुई है, क्या तुम भी उसे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि अब लाइक करने का क्या फायदा जब उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही खत्म हो गई हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए बस एक ही वर्ड है, कर्मा। ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब जुन को तो गुस्सा आ जाता है वे पर और ऑफिस से बाहर आकर वे को आवाज देता। वे भी आवाज सुनते साथ ही अपना रास्ता बदल लेता है। तो जुन उसके पीछे लग गया तो तुम तो रुको जरा। वैसे आकर आगे से एक दूसरा रोक लेता और बताता है कि सभी शेयर होल्डर्स भी आए हुए हैं साथ में। अजीब बात यह है कि वाल्टर गेम्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सुनते साथ ही जुन तो परेशान हो गया था और शेयर होल्डर्स और वाल्टर की मीटिंग दिखाई जाती जहाँ पर स्टीला भी पहुंच जाती है। तो वाल्टर बताता है कि यहाँ पर मैं शेयर्स को परचेज करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर स्टीला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर। तो वो भी बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ देखने लगता तो स्टीला भी उनकी तरफ देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके पास कितने % शेयर्स हैं एचसी के। तो वो वाल्टर गेम्स वाले को कहते हैं कि क्या आप 1 सेकंड के लिए बाहर जाएंगे, मैंने इनसे बात करनी है। ये कहकर वो उन्हें बाहर भेज देते। उनके जाने के बाद शेयर्स के बारे में बात कर रही होती है पर वो लोग तो अपना फुल इरादा बना कर आए थे सेल करने का। और फिर स्टीला उनसे बात करने लगती जो पहले भी स्टीला को सपोर्ट करते आया। वो कहने लगती है कि आप तो मेरे साथ ऐसा ना करें। तो कहता है कि ये काफी सीरियस मसला है और इसके बारे में मैं सोचूंगा। ये कहकर एक एक करके सभी लोग स्टीला के पास से चले जाते हैं। वो दिखाया जाता है जो स्टीवन को कॉल करने का सोच रहा होता है बट उसे कॉल नहीं करता। इतने में जून आ जाता है जो उससे बात करने के लिए आया था कि वाल्टर के लोग आए हुए हैं। पर वो उसकी बात नहीं सुनता बल्कि कहता है कि मुझे एक काम से जाना है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें जेंग दिखाया जाता है जो डिपार्टमेंट 1 का था। उसे भी इस बात का पता लग चुका था कि वाल्टर के लोग शेयर होल्डर से शेयर परचेज करने के लिए आए थे, तो हमें उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए। ये सब बातें जेंग से मैं भी कह रहा होता है पर जेंग उसकी बातों पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और ये सब क्या हो रहा है। और इधर हमें को दिखाया जाता है जो स्टीवन से बात करने के लिए पहुंच गया था। स्टीवन भी आज काफी अच्छे से उसका वेलकम करता, कहता है कि अपना घर ही समझो इसे। ये कहकर उसे बिठा लेता और गु कहने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी कंपनी एचसी के शेयर्स क्यों लेना चाहते। तो वह कहता है कि एक ही मतलब है, हमें तुम चाहिए और तुम्हारी गेम चाहिए। पर जितनी बार भी हमने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए ऑफर किया है उतनी बार तुमने हमारी ऑफर को रिजेक्ट किया है। तो इसलिए मेरा बॉस तुम्हारी एसी को बाय करने के लिए भी तैयार हो गया ताकि इससे तुम हमें मिल जाओ। तो वह कहता है कि अच्छा मैं ही चाहिए ना, तो मैं वैसे भी तुम लोगों के पास आ सकता हूँ। ये सुनकर वह कहता है कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि तुम लोगों के पे करने पर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना मुझे दोगे, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और तुम लोगों को इतना नुकसान भी नहीं होगा जो एसी के शेयर्स लेकर तुम लोगों को होगा। ये सुनकर वह कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने माइंड को कैसे चेंज कर लिया। वो कहता है कि मेरा एक ही मकसद है अपनी गेम का बनाना, अगर वहाँ पर नहीं तो यहाँ पर बना लूंगा। गेम ही तो बनानी है, पीछे वाले इन्वेस्टर से जरा मतलब नहीं है। ये बात सुनकर तो वो खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि पर मेरे यहाँ पर आने के लिए एक रिक्वेस्ट होगी। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है। तो वह कहता है कि जब मैं एसी में आया था तब मुझे एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया था कि मैं काम खत्म होने से पहले उस काम को नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे छोड़ना हुआ तो उनको पैसे देने होंगे, क्या तुम मेरी जगह पर पैसे दोगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए सारे पैसे देने के लिए तैयार है। अब को ये बात सुनकर कहता है कि एक और रिक्वेस्ट है। तो वो उससे प्रॉफिट की भी बात कर लेता, कहता है कि तुम्हें ये बात
बात मेरी माननी होगी, क्योंकि अब तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और ना ही शेयर्स को बाय कर रहे हो, तो 10% ही तो मुझ पर लगेगा मुझे लेने में, तो ये प्रॉफिट वाली बात इतनी बुरी नहीं लगनी चाहिए। अब काफी टाइम सोचने के बाद स्टीवन कहता है कि हाँ तुम्हारी ये वाली बात भी मुझे मंजूर है। अब इन दोनों में ये बात पक्की हो चुकी थी और जैसे ये बात शीला को पता लगती है तो वो गू पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करती आई हूँ और यहीं पर तुम सेल्फिश बनकर उन लोगों के पास जा रहे हो। मैं सब लोगों के आगे खड़ी होती रही कि गू को सपोर्ट करना है, उसकी गेम बनानी है। तो गू कहता है कि मेरा मकसद तो सिर्फ गेम बनाना है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता और वहाँ पर मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं वहाँ पर जाकर गेम क्यों नहीं बनाऊंगा। स्टीला जो गू पर चिल्ला रही होती तो सभी लोग बाहर से इनकी बातें सुन रहे होते हैं और परेशान खड़े होते हैं कि गू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो वाइटर वालों के साथ गेम क्यों बनाना चाहता है एसी गेम्स को छोड़कर। तो उनमें से एक कहने लगता है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, पहले ठीक से पता तो लग जाए कि मिस्टर गू क्या चाहते हैं। अब चियान भी काफी परेशान होती है और स्टीला भी गू पर चिल्लाने के बाद जब बाहर निकलती है तो इन लोगों को भी नहीं बुलाती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके जाने के बाद गू जब बाहर आता है तो सब लोगों में अनाउंस कर देता है कि मैं ये यूनिट 9 और गेम वाल्टर गेम्स को दे रहा हूँ। ये सुनकर ही फैन कहते थे कि मैं इस तरह काम नहीं करने वाली, उसे तो साफ मना कर दिया था और बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि ये क्या बात हुई और चियान भी गू से बात करने लगती है तो गू उसकी बातों पर भी यही कह रहा होता है कि मैंने जो सोच लिया वही होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब चियान को भी गुस्सा आया होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसको किसी की भी परवाह नहीं है। अब कुछ टाइम चुप रहने के बाद वे भी कह देता है कि जैसा तुम लोगों को गू करने को बोल रहा है वैसे तुम लोगों को करना होगा। तो फैन कहती है कि बॉस आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो वो कहता है कि मैं AAA गेम का बनाना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा और यही एक लास्ट चांस है। मुझे लगता है कि हमें गू का साथ देना चाहिए, तुम लोगों को भी उसे समझना चाहिए। पर कोई भी गू को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता और ना ही वे का साथ देना चाहते थे। और यहाँ शिनी दिखाई जाती जो जुन से बात करने के लिए आती और कहती है कि क्या अभी भी कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम गू के माइंड को चेंज कर पाए। तो जुन आगे से उसे कहता है कि ऐसा कोई भी अब रास्ता नहीं है और मैं भी गू का ही साथ देना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही शिनी तो चुप हो जाती है पर कहती है कि आप भी ऐसा क्यों कर रहे हो, आप भी गू का साथ क्यों दे रहे हो, उसे चेंज करने की बजाय कोलीग्स का भी तो सोचो जिन्होंने इतनी मेहनत की। अब वो वाल्टर गेम्स के लिए इस गेम को ईस्टर्न डिजाइन से वेस्टर्न डिजाइन में चेंज करेंगे, ये तो कितनी गलत बात है ना, उनकी सारी मेहनत तो जाया हो गई। उसकी सारी बातों को जुन सुन रहा होता भी कहता है कि मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, बचपन में मुझे नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, जब तक मेरी लाइफ में गू नहीं आया था और गू के आने के बाद मुझे पता लगा कि ड्रीम्स को भी पूरा किया जा सकता है और मैंने तभी सोच लिया था कि गू को जब भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। तो अब इस तरह मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, तो तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तो शिनी कहती है कि तुम्हें बस अपने करियर और पैसे की है और इस गेम की है ना, बाकी तुम लोग किसी के बारे में नहीं सोचते। तो वह कहता है कि हाँ, और वैसे पीछे से गू आ जाता है गू को देखकर। शिनी कहती है कि अब मुझे मिस्टर गू और मिस्टर जुन जाना होगा, ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद गू भी डोर क्लोज कर देता और कहता है कि हम दोनों ही इस रास्ते में जा रहे हैं। और इधर हमें चैन दिखाई जाती जो काम के लिए जाने लगते हैं, वैसे ही गू भी सामने से निकल आया था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं पर फिर भी चैन लिफ्ट के लिए आ गई थी और वहाँ पर गू भी आके खड़ा हो जाता। तो चैन उसे कहती है कि तुमने अपना माइंड तो बना लिया, पर फिर भी मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम यही चाहते थे कि तुम्हारी गेम बने, चाहे तुम्हारी गेम का थीम भी चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कुछ चाहते थे, तुम इस गेम के लिए बहुत ही लगन से काम कर रहे थे। अपने डैड के बारे में भी तो सोचो, तुम तो उनके भी माइंड को चेंज कर रहे हो। गू बस चुप करके उसकी बातों को सुन रहा होता है और लिफ्ट ओपन होने पर चैन से बस यही कहता है कि क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूं। ये सुनते ही चैन तो गुस्सा हो जाती और वैसे ही वहाँ से सीढ़ियों से जाने लगती है कि ना तो मुझे तुम्हारे साथ जाना और ना ही तुम्हें बुलाना है। तो वो काम के लिए पहुंच गई थी जहाँ पर वो आकर देखती है कि उसके टेबल पर पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट भी छोड़ा हुआ था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। बट ये देखने के बाद ये उसको वैसे उठाकर गू के ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर जब रखती है तो इसको वो वाला एग्रीमेंट पेपर भी नजर आ जाता है जो वाइटर्स का होता है। ये देखकर तो उसे और भी गुस्सा आ गया था और शिनी के साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। शिनी ड्रिंक पर ही सारा गुस्सा निकाल रही होती है और कह रही होती है कि जुन कितना बुरा है, वो हर बार मुझे बुली करता और साथ में बस अपने करियर और पैसे के बारे में ही सोचता है। मैं ही स्टूपिड हूँ जो उसके पीछे थी, मुझे इतना स्टूपिडपन नहीं करना चाहिए था। चैन उसकी बातों को सुन रही होती है, फिर उसे कहती है कि तुम ड्रिंक क्यों करियो, तुमने एक बार कसम खाई थी कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी। तो वह कहती है कि सारी कस्में टूट चुकी हैं, जब कोई यूनिट 9 में नहीं रहेगा तो कैसी कस्में। इस तरह की बात करके चैन के साथ ड्रिंक कर रही होती तो चैन कहती है कि तुम तो फिर भी अभी ठीक हो, अभी तुम दोनों साथ में नहीं हुए हो। मैं जो गू के साथ हूँ पर फिर भी ना तो उसे रोक सकती हूँ, ना ही उसका माइंड चेंज कर सकती हूँ और ना ही उससे ब्रेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि ये करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। बट फिर भी देखो मैं उसके साथ हूँ और खुद पर अफसोस भी होता है। और शिनी के साथ ड्रिंक करते हुए कह रही होती है कि गू वो नहीं रहा जिसे मैं प्यार करती थी, गू बदल चुका है, वो वाला परफेक्ट गू नहीं है। अब इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद चैन घर पर वापस आती है तो घर का पासवर्ड उसे नहीं लग रहा होता, बार बार गलत पासवर्ड लगा रही होती है। तो डोर को मारते हुए कही लगती है कि तुम भी अब मुझे बुली करे, आगे वो कम था जो मुझे बुली कर रहा था। और वहीं पर उसको बातें सुनाने लग जाती है। उसकी आवाजों को सुनकर गू भी बाहर आ गया था और चैन से कहने लगता है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की, और उसको रोक रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन कर देता हूँ। तो वो इससे कह रही होती है कि तुम इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको अपने से दूर कर रही होती है
और फिर गो को पहचानने के बाद कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। उसे मार भी रही होती है पर फिर भी गो उसे कंट्रोल में लाकर उसके लिए डोर ओपन कर रहा होता है। इतने में ही चैन को इतनी ड्रिंक करने की वजह से वॉमिट होने लगती है, तो वो नहीं चाहता था कि कहीं पर भी वो वॉमिट कर दे, इसलिए वो उसे जल्दी से अपने घर पर ले जाता। वहाँ पर जाकर उसे वॉमिट करवाता है और वॉमिट करवाने के बाद टिश्यू से जब उसका फेस साफ कर रहा होता है तो वो खुद ही पकड़ के साफ करने लगती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी उसके लिए पानी लेने के लिए जाते तो ये अपने शूज वगैरह उतारी होते है कि मुझे सोना है। तो कुछ जब इसके लिए पानी लेकर आते तो ये पानी पीती है पर समझ कर पीती है कि ये ड्रिंक होगी, अल्कोहल नहीं होती। तो वो लड़ने लग जाती है कि ये मैं नहीं पीऊंगी और मुंह से भी निकाल देती है। अब जब वो सोने की बातें कर रही होती तो गो भी उसे लेकर जा रहा होता है कि जाकर मेरे रूम में सो जाओ। पर चियान इसकी स्मेल से कहने लगती है कि तुम्हारी स्मेल तो गो की स्मेल जैसी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और रोना स्टार्ट हो जाती है ये देखकर। अब गो भी अपने आप को स्मेल करने लगता है, फिर सोचने लगता है कि मैं गुशन हूँ तो मेरे पास गुशन की तो स्मेल आएगी ना, पर फिर भी क्या ही कर सकता था, इसलिए चेंज वगैरह करने के लिए चला जाता और चैन वहीं पर बैठकर सो गई थी। वो जो चैन के कहने की वजह से अपने ऊपर परफ्यूम और कुछ अलग अपनी चीज से पहनकर आ जाता और कहने लगता है कि अब चेक करो कि मुझसे कैसी स्मेल आ रही है। तो ये बात सुनकर वो उसे जैसे स्मेल कर रही होती तो गो के बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। इतने क्लोज होने की वजह से गो से किस करने वाला होता है। इतने में ही उसे नींद आ जाती है, वहीं पर गिरकर सोने लगती है। तो गो भी इसके सर के नीचे हाथ रख देता और इसे सोया हुआ देखकर उठाकर रूम में ले जाता है और उसकी चीजों को भी उठा रहा होता और पकड़ कर बैठ गया था कि अब मुझे क्या करना होगा चैन को मनाने के लिए। और इधर मॉर्निंग में चैन दिखाई जाती है जो सुबह में उठकर जब बाहर आती है तो देखती है कि गो तो बाहर ही सोया हुआ था। ये देखकर अपना सामान वगैरह उठाती और टेबल पर गेम की कुछ चीजों को देख लेती। उन्हें देखकर रुक गई थी और फिर कहने लगती है कि गो अभी मैं तुम्हें नहीं बुला सकती, मुझे तुमसे दूर रहना है ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। ये कहकर वहाँ से चली गई थी और गो भी सुबह उठने के बाद तैयार वगैरह होकर जब डोर ओपन करता तो देखता है कि डोर के आगे चैन ने सब चीजें रखी हुई थी जो भी गो ने उसको दी थी। उसने उसकी हर चीज को वापस कर दिया था, जैसे कि चैन ने उसे ब्रेकअप कर लिया हो। अब ये भी उन चीजों को देखने के बाद घर में रखता और फिर काम के लिए निकल जाता है। और हमें शीनी दिखाई जाती जो आज भी अपना टर्टल लेकर आ जाती है और टर्टल को जब रखती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ और भी सामान पड़ा हुआ था, जिसे खोलकर देखने पे पता लगता है कि वो तो टर्टल का खाना था। ये देखकर उसके माइंड में सिर्फ जुन का ही नाम आता है, तो वो उसकी चीजों से वापस करने के लिए पहुंच जाती है कि मेरा टर्टल तुम्हारी दी हुई चीज नहीं खा सकता वरना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये कहकर जाने लगती है तो जुन उसे रोक रहा होता है पर वो रुकती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें चैन दिखाई जाती है जो गो को अपना काम लाकर दिखाते हो। कहने लगते है कि मैंने ईस्टर्न से वेस्टर्न डिजाइन करने की कोशिश की पर कैरेक्टर में मैं ज्यादा चेंजिंग नहीं कर पाई और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तो गो उसके काम को देखकर कहता है कि तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो, पर चैन भी उसकी बात सुनकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हूँ। ये कहकर वहाँ चली जाते हो। जुन भी उसको जाते हुए देख रहा होता है तो गो से आकर कहने लगता है कि स्टिकी डॉग को क्या हो गया, ये क्यों अपना मुंह फुलाए जा रही थी। गो से कहता है कि तुम अपना बताओ, तुम्हें शीनी बुला रही है? तो वो कहता है कि ना वो तो नहीं मुझे बुला रही। और क्या ये उसी दिन से स्टिकी डॉग तुम्हें नहीं बुला रही? तो कहता है कि हाँ। तो जुन भी कहने लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा। और इधर हमें चैन दिखाई जाती है जो कॉफी बनाने के लिए आई थी और साथ में रिजर्वेशन भी कैंसिल करवा रही होती जो उसने कुछ दिन पहले बुक करवाई थी। पर वो लोग कहते हैं कि हम आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते। तो चैन कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, पर जब उसे रीजन पता लगती तो कहती है कि चलो ठीक है। वैसे ही कॉल कट होने के बाद गो आ जाते जो आकर उसे कहने लगता है कि आज तो हमने लंच के लिए जाना था ना। तो चैन कहती है कि वो मैंने कैंसिल करवा दिया। ये कहकर जा रही होती है पर गो तो उससे बात करना चाह रहा था पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। गो उसके पीछे पीछे होता है, वो उसके आगे आगे होती और स्टीला के पास आ गई। तो कहने लगती है कि स्टीला तुम क्या कर रही हो? तो कहती है कि तुम भी मेरे साथ गेम खेलो ना। तो चैन कहती है कि बताओ तुम्हारी आईडी क्या है निकने वाली, मैं अभी आपको ऐड करती हूँ। तो स्टीला उसको अपनी आईडी दिखाती तो पता लगता है कि ये तो इम्प्रेस नेम वाली आईडी होती है जिससे इन लोगों ने एक बार चैलेंज किया था कि हम देखना तुमसे जीत कर दिखाएंगे। ये देखते साथ ही चैन कहने लगती है कि आप वो हो, क्या आपको याद है कि मैंने आपके साथ खेला था स्टिकी डॉग? ये सुनकर वो कहती है कि तुम ही स्टिकी डॉग? तो कहती है कि हाँ मैं ही स्टिकी डॉग हूँ। स्टीला को तो यकीन नहीं आ रहा होता, भी पूछने लगती है कि तुम्हारे टीममेट में एक कैंपस हंक वाले नेम का भी पर्सन था। तो चैन के पास सुनते साथ ही गो की तरफ देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाँ जिस तरह का वो वहाँ इंसान था उसी तरह का वो यहाँ भी है। अब जब वो ये बात कहते हुए गो की तरफ देख ही रही होती है तो गो भी मान जाता है कि जी मैं ही कैंपस हंक हूँ। ये बात सुनते साथ ही चैन कहती है कि स्टीला हमें इससे क्या मतलब, हम अपनी गेम खेलते हैं ना। ये कहकर गेम खेलने लग जाती तो स्टीला भी उसके साथ गेम खेलने लग जाती है। अब काम से ऑफ का टाइम आता है तो चैन अकेले घर पर जा रही होती है, तभी गो भी उसको कार से आवाज लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। पर ये आगे से उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है तो गो इसके पीछे पीछे आ जाता, कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें छोड़ आता। तो चैन कहती है कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया, तो तुम अभी तक मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो गो कहने लगता है कि घर तक ही तो छोड़ना है, छोड़ आता ना, अभी इस टाइम पर तुम्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी। तो चैन भी साथ में साइकिल खड़ी देखकर कहती है कि मैं साइकिल से चली जाऊंगी। ये कहकर साइकिल चलाकर वहाँ से ले जाती और गो तो देखते का देखता रह गया था और बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर देखता है कि उसके रूम की लाइट अभी तक ऑन थी। और फिर चैन दिखाई जाती जो वही लंच करने के लिए पहुंची हुई थी वहाँ पर। इतना ज्यादा खाना देखकर कहती है कि यही तो हैप्पीनेस है, दो लोगों का खाना अकेले इंसान ने खाना हो। ये कहकर खाना स्टार्ट हो जाती जो खाना उससे गुजर भी नहीं रहा होता, फिर भी थक्के से गुजारी होती है। तभी एक चीज
चीज नीचे गिरती है तो उसको उठाते हुए वो वाल्टर गेम्स के पर्सन को देख लेती है, वो भी शेयर होल्डर के साथ। ये देखकर उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती, इसीलिए उनकी बात सुनने के लिए पास के टेबल पर जाकर बैठ जाती जहाँ से अभी एक कपल उठा था। वहाँ पीछे बैठकर उनकी बातें सुन रही होती, जो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि गु ने तुम्हें 4 बातें क्या बोली, तुम तो उसी साइड हो गए और शेयर्स लेने से भी मना कर दिया। देखना गु तुम्हारी बात भी नहीं मानने वाला। तो कहता है कि मुझे पता है कि गु जल्दी मानने वाला इंसान नहीं और ना ही वो अपनी गेम की थीम चेंज करना चाहेगा, पर फिर भी देखना मैं उसको मना कर रहूंगा। अगर नहीं भी मानता तो कह दूंगा कि वाल्टर गेम्स के पास आकर वो अपनी गेम पर ठीक से काम नहीं कर पाया, फिर देखा जाएगा कि वो मेरी बात मानता है या नहीं मानता। मैं उसकी गेम हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगा। ये सब बातें सुनकर तो चियन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वैसे ही वहाँ पर वो कपल भी आ जाता है जिनका ये टेबल था। तो पूछने लगते हैं कि आप कौन हो। तो कहती कि सॉरी मैं गलत टेबल पर आकर बैठ गई हूँ। ये कहकर वापस से अपने टेबल पर जाकर बैठ गई थी और कंपनी आते हुए यही सोच रही होती है कि मैं सब लोगों को कैसे बताऊं कि वाल्टर गेम्स वाले क्या करना चाहते हैं। अगर मैंने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता तो आज मैं इनको सबूत भी दिखा पाती, और अभी तो मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है तो शिनी से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो वो कहती है कि मैं लंच करने गई थी। तो शिनी बताते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज वगैरह गु के साथ हैं वो सब वाल्टर्स की मीटिंग के लिए चले गए हैं। लगता है वो कोई ऑफिशियल मीटिंग करवा रहा था। ये सुनते साथ ही चियन तो परेशान हो जाती है, पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गए। तो वो कहती है कि मैंने जुन के मुंह से सुना था टी हाउस में। अभी इससे आगे कुछ बताने वाली होती है तो चियन कहती है कि मैं जा रही हूँ तो मुझे मैसेज कर देना लोकेशन का। अब ये भी उसी टी हाउस में पहुंच जाती है जहाँ पर गु और उसके बाकी मेंबर्स लोग वाल्टर के पास होते हैं। अब चियन को आने से मना किया जा रहा होता है पर चियन फिर भी नहीं रुकती और अंदर पहुंच जाती है। गु तो उसे देखकर भी कुछ शौक सा हो गया था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो चियन ने भी सोच लिया था कि वो इनकी सच्चाई सबको बता कर रहेगी। तो कहने लगता है कि मैंने नीचे गु की कार को देखा था तो सोचा यहाँ पर मैं भी आकर देख लेती हूँ कि क्या बातें चल रही है और क्या मीटिंग हो रही है। और सभी लोग जो यहाँ पर वे और ये होंग बैठे हुए थे उन दोनों को देखकर कहने लगती है कि क्या पता है स्टीला को कि तुम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हो। वो बेचारे तो डर कर साइड में होकर बैठे होते हैं कि अब चैन पकड़कर हमें ना रोस्ट करते। अब चैन भी इन दोनों को छोड़कर वाल्टर के मिस्टर जेंग पर आ जाती है और कहने लगती है कि आप तो बहुत ही ऊंची सोच रखते हैं और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी भी सोच कर बैठे हुए हो। अब गु जब इसकी बात सुनता है तो उसे लग रहा होता है कि चियान को सब कुछ पता लग चुका है तो इसे चुप करवाना चाहिए। तो बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि चियान तुम एसी कंपनी के बारे में एक भी बात नहीं सुनोगी, पर यहाँ पर तुम्हें चुप रहना होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। पर चियान जब चुप नहीं हो रही होती तो इन दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर जंग खड़े होकर कहने लगता है कि अब तुम दोनों तो लड़ना बंद करो। तो गु भी बातों बातों में चियान को हिंट दे देता है, जिससे चियान को याद आता है कि जब हम दोनों साथ में गेम खेलते हैं तो चियान इसी तरह की कॉल वर्डिंग का यूज करता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक्सपोज मत करना। तो वो भी इस बात को समझ जाती और फौरन से बैठ जाती कि ठीक है मैं भी आपके साथ काम करूंगी, क्योंकि जैंग ने उसे भी वाल्टर गेम्स के साथ काम करने का इन्विटेशन दे दिया हुआ था। अब वो बहुत ही ज्यादा बैठ के तारीफें वगैरह करना स्टार्ट हो जाती है और सॉरी भी करती है जो भी मैंने आकर बातें बोली। तो वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, और वैसे ही वे एक काम दिखाने लगता है तो चियान भी उठकर जाकर गु के साथ बैठ जाती है और गु से कहने लगती है कि तुम्हें ग्रीन टी तो पसंद होगी ना, जबकि गु को ग्रीन टी बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर फिर भी उसको धक्के से पिलाने लग जाती है। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी उसके सामने ग्रीन टी रख देती है और कहती है कि अब इसको पियो ना, और साथ में उसके घुटनों को भी नीचे नहीं लगने दे रही होती। उसके नीचे अपना कीबोर्ड रखा हुआ था जिसके ऊपर टाइपिंग होने से पता लग जाएगा कि इसने अपने घुटने नीचे रखे हैं। अब चियान ने इसको ये सजा भी दी हुई थी और कह रही होती है कि तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते, तुम्हें मुझे तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। वो उससे सॉरी भी कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो ना, और साथ साथ एक अल्फाबेट भी लिखी जा रहा होता है जिससे उसने लव बना दिया था। अब लव देखते साथ ही चियान को थोड़ा तरस आ जाता है और जैसे स्माइल देते तो वो भी उठ के इसके पास ही आकर बैठ जाता है। तो ये भी कहने लगती है कि इन बातों में मैं सीरियस वाली बात करना तो भूल ही गई। मैंने जैंग और हमारे शेयर होल्डर को आपस में बात करते सुना था। वो लोग यही कह रहे होते हैं कि अगर गु हमारी बात नहीं मानेगा तो गु को हम नीचे गिरा देंगे और ना ही वो कभी अपनी गेम बना पाएगा। तो गु कहता है कि हाँ मुझे पता है इनकी इस बात का, और मुझे लगता है कि उन्हें भी पता होगा कि मुझे पता है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो चियान पूछती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो गु उसको पूरे प्लानिंग के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इसमें डिपार्टमेंट 1 को भी शामिल करना होगा, क्योंकि उनके 2 लोग भी हमारे साथ अगर काम करते हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे। पर फिर से चियान को याद आ जाता है कि मैंने तो इसको सजा दी हुई थी। तो कहती है कि अभी 30 मिनट पूरे नहीं हुए थे, वापिस से जाकर उसी जगह पर बैठ जाओ। तो वह कहता है कि नहीं मैं इतने सालों से कभी ऐसे नहीं बैठा, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो ना। चियान जब माफ नहीं करी होती तो ये भी उसको गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, और फिर भी जब माफ नहीं करी होती तो बार बार किस करता है। जब भी उसे पूछता है कि तुमने मुझे माफ किया तो वो कहती है कि नहीं, फिर से किस कर लेता है। अब इस सब के बाद वो कहती है कि चलो ठीक है मैंने माफ कर दिया। तो वो कहता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, अब मैं घर पर जाऊँ। तो वो कहती है कि अब तो तुम्हें घर पर जाना होगा। तो गु भी उसको दोबारा से तंग करना स्टार्ट कर देता है। गु जो मिस्टर जियांग के पास आता है तो मिस्टर जियांग उसे कहने लगते हैं कि पॉइंट की बात पर आओ, तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए हो। तो गु भी कह देता है कि आप भी चाहते हो ना कि डिपार्टमेंट 1 को कुछ भी ना हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो गु भी बोल देता है कि मुझे पता है जिस तरह मैं गेम्स बनाना चाहता हूँ वैसे आपके अंदर भी वो पैशन है, आप भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। अब उसकी बातों को चुप करके जियांग सुन रहा होता है। गु अपनी बातों को जब कंप्लीट कर लेता
है तो कहने लगता है कि अब तुम पर है कि तुम अपने डिपार्टमेंट की और यूनिट 9 की हेल्प कर पाओगे या नहीं करोगे। ये बात सुनकर बस जैंग उसे देखने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि शिनी सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आए थे। सभी लोग खुश होकर ड्रिंक ले रहे होते हैं। वहीं पर जुन भी आकर पूछता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ पर है, तो सभी लोग शिनी की तरफ देखने लग जाते और शिनी भी यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। अब इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा जुन को आता है और वो शिनी के पास जाकर कहता है कि 1 सेकंड के लिए मेरे ऑफिस में आना। ये कहकर उसको अपने ऑफिस में लेके आता और वहाँ पर जाकर डांटे लग जाता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। तो कहती है कि मैं यहाँ से वाटर गेम्स के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं यहीं पर आई थी और यहीं के लिए काम करना चाहती थी, पर आप ऐसा नहीं चाहते हो, इसलिए मैं इससे पहले अनएम्प्लॉय हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जुन कहने लगता है कि तुमने क्या समझा हुआ है, तुम मेरे होते हुए कभी भी अनएम्प्लॉय नहीं हो सकती हो। मैं तुम्हें हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ ना, तो अभी भी मैं तुम्हें सपोर्ट ही करता। और काफी गुस्से से जुन बात कर लेता है और कहता है कि अगर मैंने कुछ बातों पर गौर ना किया तो तुमने तो मुझे बिल्कुल बेकार समझ लिया ना। ये बात सुनकर शिनी पहले उसे देखने लगते हुए कहती है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो भी सिर्फ मिस्टर जुन आपसे सीखा है, पर अभी तो आपको सिर्फ वाटर गेम्स के लिए काम करना है और मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जुन तो उसे रोक भी नहीं पाता। और इधर हमें मिस्टर ली दिखाया जाते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं। वो आकर स्टेला और गो को ये बताने के लिए आए होते हैं कि मैं शेयर सेल करने के लिए जा रहा हूँ। गो इससे पहले कोई बात करता वहाँ पर जैंग आ जाता और आकर कहने लगता है कि मैं भी इस चीज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब जैंग उसको डिपार्टमेंट 1 की हर चीज देने के लिए तैयार था जो भी उसको प्रॉफिट और रेवेन्यू आने वाला था। गो ने तो इतना सब करने को भी नहीं बोला था, इसलिए वो तो उसकी बातें सुनकर शौक हो रहा होता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। अगर कुछ भी होता है तो मिस्टर ली के पास सब कुछ चला जाएगा। अब मिस्टर ली भी अच्छे से बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है। तो गो तो इस बात से खुश हो जाता और जैंग जब कॉफी लेने के लिए पहुंचा होता है वहीं पर गो भी उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना सब करोगे। तो वो कहता है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, और तुम्हें पता है जब मैंने सुना था कि तुम यहाँ से वाटर गेम्स में जा रहे हो उस कंपनी में, तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया था और ना ही मैंने सोचा कि तुम क्यों जा रहे हो, बल्कि बस यही सोचा कि ये तो वहाँ पर बस अपना टैलेंट वेस्ट करने के लिए जा रहा है। अब दोनों बात करते हुए कॉफी भी पी रहे होते और गो तो इसकी बातों के बाद भी जैंग को बस थैंक्स ही कह रहा होता है। जैंग कहता है कि मुझे ये भी पता है कि अगर कोई चाइना में AAA की गेम बना सकता है वो तुम ही बना सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये बात सुनने के बाद तो गो और भी ज्यादा खुश हो गया था। दोनों साथ में कॉफी पीने लगते हैं। अब जैसे ही गो यूनिट 9 में वापस आता सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब असल मुकाबला स्टार्ट हो चुका था और शेयर्स वगैरह खरीदने की बारी आ गई थी। सुजैंग भी कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था ना कि खूब प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर फ्रेंड कहती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था और सभी लोग उसके आने पर खुश होते। इधर गो जो उनके साथ बैठा होता तो उसको बबल टी भी नहीं पीने दे रहा होता। कह रहा होता है कि शिनी ने तुम्हें बबल टी दी पर मुझे लाकर क्यों नहीं दी, मैंने तो उसके कोकोनट में भी उसकी हेल्प की थी। तो वो कहता है कि कोकोनट, तो वो बताते है कि उसके टर्टल का नेम था, उसमें भी तो मैंने उसकी हेल्प की थी ना। अब इन्हीं बातों को लेकर बैठा होता तो गो भी उसके सामने से उठाकर बबल टी पीने लगता है और उसको भी दे देता है कि तुम भी पी लो। और वैसे जिनको कॉल आती है कि शिनी डिपार्टमेंट 1 में पहुंची हुई है काम के लिए और यहाँ शिनी जो मिस्टर जैंग के पास बैठी हुई थी और बात कर रही होती है कि मैं यूनिट 9 से डिपार्टमेंट 1 में आना चाहती हूँ, वहाँ से मैंने रिजाइन दे दिया है। और मिस्टर जैंग कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना और तुम्हारा वेलकम डिपार्टमेंट 1 में। वैसे वहाँ पर जुन आ जाता है जो आकर शिनी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुम्हें वहीं पर काम करना चाहिए था, वहाँ से रिजाइन नहीं देना चाहिए। जैंग कह रहा होता है कि तुम्हें इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो शिनी भी इसी बात में वहाँ से भाग जाती है और उसके जाने के बाद गो जिसने बोला था कि तुम यहाँ पर हमें एम्बेरस करने के लिए आ गए, तो जैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं कर रहे हो और शिनी तो यहाँ पर काम करने के लिए आई है, तुम शुक्र करो कि वो AC में ही काम कर रही है, इस कंपनी से बाहर नहीं गई। अगर उसने जाना होता तो वो इस कंपनी से बाहर भी तो जा सकती थी ना, और वैसे भी यहाँ पर मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम्हारे लिए उस पर नजर भी रखूंगा। ये कहकर जैंग वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता और जुन भी इस बात को समझ गया तो गो भी कहने लगता है कि अब बस कर दो। और यहाँ शिनी जो अपना सामान वगैरह लेने के लिए आ गई थी तो चैन कह रही होती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है ना। गो तो कभी भी वाटर गेम्स के लिए काम नहीं करना चाहता था, तो वह कहती है कि ये वजह नहीं है, मैं अपने आप को चैलेंज देना चाहती हूँ, मैं भी अगर दूसरी जगह पर जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे काम करना होगा, मैं हमेशा प्रोटेक्शन में थोड़ी ना रह सकती हूँ। तो चैन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब वो अपना सामान उठाकर जब जाने लगती है तो फैन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो वह कहती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। और जैसे भाई जाने लगती है तो वहाँ पर पहले से जुन उसका वेट कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुम टर्टल को भी अपने साथ ही लेकर जा रही हो, तो वह कहती है कि हाँ ये मेरा टर्टल है तो मैं साथ ही लेकर जाऊंगी ना। तो जुन कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा बॉस मिले वहाँ पर जो तुम्हें ज्यादा काम ना दे। उसकी बात सुनकर शिनी भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छी सेक्रेटरी मिले जो मुझसे भी अच्छा ख्याल रख पाए। ये कहकर शिनी वहाँ से चली जाती। अब जब ऑफ का टाइम होता है तो चियान यहाँ पर देखने के लिए आती है कि शिनी अभी तक है या नहीं है। तो आगे से शिनी अभी तक बैठी हुई थी, ये देखकर उसके पास आकर बैठ गई थी। तो चियान कहती कि क्या यहाँ पर सच जैंग तुम्हें ज्यादा काम दे रहे, तो वह कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ के प्रोजेक्ट को समझ रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो शिनी उसे पूछने लगती है कि यूनिट 9 में क्या हालत चल रही है। तो चियान उसे बताती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मिस्टर वांग जैसा
हमारे साथ करे मैं भी उसके साथ वैसा करूँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब चीनिए ये बात सुनकर पूछ रही होती है कि कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी ना जिसको हम यूज कर सकते हैं। तुमने कहा है कि मिस्टर वांग ही शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तो उनके कामों की कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होगा और उसे सब कुछ पता होगा। अब उनके माइंड में बस उसका ड्राइवर मिस्टर शू आता है जो हर टाइम उनके साथ होते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर वांग का काम भी वो आधा संभाल रहे होते हैं। जो कोई भी काम होता है वो मिस्टर वांग मिस्टर शू के नाम पर ही करके बैठे हुए थे। अब वो अच्छे से डिटेल वगैरह निकालने लगते हैं कि हम इस बारे में अच्छे से जानना चाहिए ताकि हम यूज कर पाए। अब वो दोनों इसी काम पर लग जाते और फिर मिस्टर वांग और उसके ड्राइवर मिस्टर शू का पीछा कर रही होती है। और मिस्टर शू जो मिस्टर वांग से कह रहे होते हैं कि सैजो कंपनी मुझे कब मिलेगी, कब मैं उसको संभाल पाऊंगा, तो वह कहने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तो शू कहने लगता है कि मेरा बेटा तो जल्दी कॉलेज से फारिग होने वाला है, तो उसे कोई ना कोई तो काम करना होगा ना। तो वो कहते हैं कि इस पर भी हम बात करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। तो उनके जाने के बाद ड्राइवर के पास ये दोनों पहुंच जाते और बताते हैं कि हम एचसी कंपनी से आई हैं और आपसे ये बात करने के लिए आई हैं कि मिस्टर वांग आपका यूज कर रहे हैं, वो आपके नाम पर कंपनी तो बना रहे हैं पर उस कंपनी से इलीगल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर वांग आपको फंसाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे और देखें वो शेयर्स भी तो सेल कर रहे हैं ना, और शेयर्स के सेल होते साथ ही वो यहाँ से भाग जाएंगे। और उनके जाने के बाद जो भी कर्जा वगैरह होगा वो आपको ही देना होगा। तो इस चीज से पहले आपको अपने आप को संभालना होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। तो चैन ये भी बताती है कि आपको देखना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है, कोई ना कोई तो उल्टा सीधा कुछ हो रहा होगा ना जिससे आपको शक होगा कि मिस्टर वांग कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। अब उन दोनों की ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से चले जाते और इधर जुन दिखा जाते जिसे एक चीज नहीं मिली होती। तो वो जल्दी से शिन्ये को वॉइस मैसेज करने लगता है कि मेरा काम कर दो। तभी उसे याद आता है कि वो तो डिपार्टमेंट 1 में चली गई है। तो वो मैसेज को कैंसिल कर देता और फिर से सदमे में बैठ जाता और दोनों को बैठकर बातें सुना रहा होता है, जबकि उनका पीछे तो लवी डबी वाला माहौल चल रहा होता है। और ये बोल रहा होता है कि उसको अपना टर्टल तो नहीं लेकर जाना चाहिए था ना, और ना ही खुद यहाँ से जाना चाहिए था, वो कितनी सख्त दिल की है। ये सब बातें करके जब पीछे मुड़कर इन दोनों को देखता तो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों मेरी बात भी सुन रहे हो या नहीं। तो चैन कहती है कि हाँ हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम शिनी के बगैर काम नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैंने ये कब बोला। और वैसे ही गो को कॉल आ जाती जिस कॉल से उसे पता लगता है कि मिस्टर जाओ ने भी अपना मन चेंज कर लिया, वो भी वाइटर्स को अपने शेयर सेल करने वाले हैं। और अगर वो सेल कर देता है तो स्टीला के पास 49% रह जाएगा और वाइटर कंपनी के पास 51% शेयर्स हो जाएंगे और वो फिर इस कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी बात को लेकर गो और जैन काम के लिए बैठ जाते हैं। वो किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढ रहे होते हैं जो इनकी हेल्प कर पाए। और यहाँ जुन जो पीछे बैठकर अपना रोना रो रहा होता है तो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक टर्टल ले आता हूँ जिससे तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। तो वह कहने लगता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। और वैसे ही गो को एक इन्वेस्टर मिल भी जाता है जिसका नेम लूशियन होता है, जिसको देखते साथ ही को कहता है कि अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें पार्किंग एरिया का सिक्योरिटी वाला दिखाया जाता है जो स्टीला को रोते हुए देखकर उसे आवाजें दे रहा होता है और फिर उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें आवाजें दे रहा है और तुम बात भी नहीं सुन रही हो। पर स्टीला तो वहाँ पर बैठ कर रो रही होती, इसलिए उसके डैड उसके पास ही बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या हुआ। तो स्टीला कहती है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं गो के साथ मिलकर ड्रामा कर लूंगी, पर अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, पर टाइम क्या मिला, 1-2 दिन का। उसके बाद तो फिर से सब कुछ वापस से खराब हो गया। अब स्टीला की सारी बातें सुनकर उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अगर तुम किसी जगह पर फंस जाओ तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, इस तरह रोने से क्या मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वाल्टर्स भी आ गया था और साथ में मिस्टर वांग भी आ गए थे जो अपने शेयर्स को सेल करने वाले थे। वो जैसी फाइल पर साइन करने वाले होते हैं वैसे ही गो बोल देता है, जिसकी वजह से वो फाइल पर साइन नहीं करते और कहते हैं कि लगता है कि गो मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो गो भी उसको बातों में लगा कर रखता है और स्टीला भी यही सोच रही होती है कि मैं 49% वाली हो जाऊंगी और ये 51% का हो जाएगा। गो जिसने मिस्टर वांग को बातों में लगाया हुआ था तभी वहाँ पर मिस्टर लूशियन की एंट्री हो जाती है। जिस इन्वेस्टर को ये ढूंढ रहे थे वही वाला इन्वेस्टर आ गया था। उसको देखते साथ ही गो तो खुश हो जाता है। गो सभी लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि ये कौन है। उसका नाम सुनते साथ ही जेंग तो डर सा जाता है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि अब ये वो वाले शेयर्स ले लेगा जो वो यहाँ पर मिस्टर वांग से लेने के लिए आया था। वो आते साथ ही ये कहने लगता है कि मिस्टर वांग आपको शेयर ही सेल करने आना, अब तो आपको जल्दी नहीं होगी। ये कहकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है कि मेरे पॉइंट्स जेंग के पॉइंट से भी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स है, अगर आप चाहो तो मुझे अपने शेयर्स दे सकते हो। वो तो फाइल पढ़ते साथ ही कहने लगता है कि मैं आपको शेयर देने के लिए तैयार हूँ। और जेंग कहता है कि तुम्हारी बात मुझसे हुई थी। तो वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, जहाँ पर मुझे फायदा नजर आएगा मैं तो उसी तरफ जाऊंगा। अब इसी के बाद मिस्टर लू गो के पास आकर उसके डैड और उसके फ्रेंड्स की पिक दिखाने लगता है। कहने लगते हैं कि ये 3 लोग थे जो AAA की गेम को बनाना चाहते थे और वो अपने ड्रीम को पूरा न कर पाए, इसलिए अब तुमने इस ड्रीम को पूरा करना है, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। इन बातों के बाद मिस्टर वांग जैसे साइन करने वाले होते हैं वैसे ही आकर चियान उन्हें रोक लेती और चियान को देखकर गो चाहता है कि चियान यहाँ पर क्या करने आई है। तो वो सबके सामने फाइल रख देती और आगे की बात मिस्टर शो ने बोलनी होती क्योंकि उन्हीं के साथ मिस्टर वांग गलत कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर इलीगल काम कर रहे थे। वो तो एविडेंस वगैरह भी ले आते हैं, वो भी कार के
कैंप से और कहते हैं कि सारी बातें इसके अंदर है। ये देखते साथ ही मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो आगे से कहने लगता है कि जैसा तुम मेरे साथ कर सकते हो। अब मिस्टर लू भी ये बात सुनकर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरा लॉयर से बात करता हूँ, वो भी तुमने जो 30% शेयर लिए हुए हैं। अब उनकी बातों को सुनकर स्टीला कहने लगती है कि थैंक्स, आपने एसी कंपनी को सपोर्ट किया। तो कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब पीछे से मिस्टर ली भी आ जाते जो आकर कहने लगते हैं कि मैंने सोच लिया है कि मैं वाल्टर कंपनी को अपने शेयर सेल नहीं करने वाला, मैं तुम्हें अभी तक सपोर्ट करूंगा। स्टीला ये बात सुनकर कहती है कि आपके आने से पहले सारा मसला सोल्व हो गया। तो वह कहता है कि मुझे अपने आप को प्रूफ तो करना है ना कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अभी तक मिस्टर ली को कुछ भी पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा था। अब जैंग भी इतना शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता और उसके जाने के बाद सभी लोग जब बाहर आते हैं तो डिपार्टमेंट 1 और यूनिट 9 उनके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। अब सभी लोग इतने ज्यादा खुश होते हैं, जिनमें शिनी भी खुश होती और जुन तो बस शिनी को देख रहा होता है, शिनी भी उसे देख रही होती है। अब जैसे सब लोग जा रहे होते हैं तो शिनी भी वहाँ से डिपार्टमेंट 1 की तरफ चली जाती है। अब उसके जाते साथ ही जुन तो उदास हो जाता है और एक एक करके सभी लोग चले गए थे। तो मिस्टर जियांग को इस तरफ आते हुए देखकर चियान भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ ही दोनों एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, जिस तरह वो पहले इस तरह की मस्ती किया करते थे। और इधर हमें स्टीला दिखाई जाती है जो मिस्टर ली को बाहर तक छोड़ने के लिए आ रही होती है, वो भी अपने डैड के साथ। स्टीला के डैड कहने लगते हैं कि अच्छी बात है, मैंने मिस्टर ली से मिल लिया था। तो वो कहने लगते हैं कि क्या मतलब। तो उसके डैड बता देते हैं कि मिस्टर ली का तो सिर्फ 20%, 10% तो उसमें से मेरा है। अगर तुम्हें जरूरत होती तो मैं तुम्हें वो 10% दे देता। मिस्टर ली तो सॉरी करे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मिस्टर वांग की बातों में नहीं आना चाहिए था। तो वो कहने लगते हैं कि तुम दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो, देखो मेरी बेटी कितने अच्छे से कंपनी को चला रही है। अब मिस्टर ली तो इसी तरह की बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हो। तो स्टीला कहने लगती है कि डैड आप मिस्टर ली को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हम एक ही तो गली के थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो मैं उसे कैसे ना जानता होता। तो फिर उसके डैड पूछने लगते हैं कि अब तुम्हारी कंपनी को कितनी जरूरत है। तो वो बताती है कि कंपनी की वैल्यू 1.2 बिलियन है, तो उसका 10% 100 मिलियन हुआ, तो कंपनी को बस इतने ही की जरूरत है। ये सुनते साथ ही उसके डैड तो मोबाइल निकाल लेते हैं। तो स्टीला कहने लगती है कि डैड आप क्या घर को सेल कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें 5 बिल्डिंग के बारे में नहीं बताया था, बल्कि 3 बिल्डिंग के बारे में बताया था। 2 बिल्डिंग को तुमसे छुपा लिया था, जहाँ से मैंने पैसे लगाकर बहुत से स्टॉक्स में लगाए। अब वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे काफी ज्यादा पैसों का प्रॉफिट भी हुआ, और वही पैसे मैं तुम पर लगाने लगा हूँ। ठीक है ना, मैंने अच्छे वाला बैकअप प्लान रखा हुआ था और ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, वरना तुम इस सिचुएशन को खुद कैसे हैंडल करती। स्टीला तो अपने डैड की बातों से, उनके कामों से इतना खुश हो जाती है, कहने लगती है कि थैंक्स डैड। और इधर हमें शिनी दिखाई जाती है जो अपने टर्टल के लिए काम कर रही होती है। उसे देखकर जुन भी उसके पास आ जाता और आकर सॉरी करता है कि मैंने गलत किया। ये सुनकर शिनी कहती है कि आपने क्या गलत किया है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर ही ट्रस्ट था और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो शिनी कहती है कि आपको सेक्रेटरी की जरूरत है, इसी वजह से आप मेरे पास बात करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि ये मतलब नहीं था मेरा, अब तो सारा मसला सोल्व हो चुका है ना, तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। पर शिनी उसे मना कर देती है और वैसे ही जुन जब चीख मारता तो उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो अपना हाथ आगे करते हुए टर्टल दिखाता है कि इसने मुझे टांग मारी और बताता है कि ये मैं तुम्हारे कोकोनट टर्टल के लिए लेकर आया हूँ, इनका भी कपल बन जाएगा। पर शिनी कह रही होती है कि मेरा कोकोनट अकेला ही रह लेगा। वो कहता है कि मेरा टर्टल तो अकेला नहीं रहने वाला ना, वो काफी उदास है। ये कहकर उसके टर्टल के साथ रख देता, कहता है कि देखना इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और टर्टल के लिए एक न्यू केज भी ले आया था जो उसने खुद बनाया था। अब दोनों टर्टल्स को उसमें रख देता और कहने लगता है कि देखना दोस्ती के बाद ये दोनों कपल बन जाएंगे, क्योंकि मेरे वाला मेल है ना, तुम्हारे वाली फीमेल। यहाँ पर शिनी बताती है कि मेरी वाली फीमेल नहीं है बल्कि वो मेल है। तो जिन कहने लगता है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, मैं मतलब गलत ले आया हूँ, और अगर तुम अभी तक मुझ पर नाराज नहीं हो तो क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो अपना बॉयफ्रेंड बनने में। तो वो फौरन से मना कर देते। तो ये कहता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, ये तो गलत बात है ना, मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। तो कह देता है कि मैं 3 महीनों तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, अगर 3 महीने में मैंने अच्छे से बॉयफ्रेंड वाला काम ना किया तो तुम मुझे मना कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर शिनी वहाँ से जाते हुए कहते कि चलो ये भी देखा जाएगा, मतलब उसने उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। और इधर में को दिखाया जाता है जो चियान को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और साथ में बहुत से स्नैक्स वगैरह भी उसके लिए लिए हुए थे, यहाँ तक कि न्यू ईयर के लिए कुछ चीजें भी ली हुई थी जो उसके पेरेंट्स के लिए भी होती। और नाराज होता है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रही हो। तो वो कहती है कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, तुम्हें वेट करना चाहिए ना, अभी मैंने ऑफिशियली बताया भी नहीं है, और जैसे मैं ऑफिशियली बता दूंगी तो इस साल नहीं तो अगले साल मैं तुम्हें न्यू ईयर पर ले जाऊंगी। और गो तो उससे काफी गुस्सा होता है और ये भी गो को मना ही लेती है और कहती है कि जाने से पहले भी मैं तुम्हारे साथ स्नैक्स खाऊंगी। ये कहकर उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देती है, जिस पर वो गुस्सा भी नहीं कर पाता बल्कि स्माइल करने लगता है और खुद भी उसके साथ बैठकर लॉलीपॉप खाने लगती है। तो गो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे अपने घर का एड्रेस बता देना चाहिए, मैं न्यू ईयर वाले दिन तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स वगैरह भी भेज दूंगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस बता देती हूँ। अब वैसे ही चियान ट्रेन से अपने होम टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो टैक्सी लेकर आ रही होती है और उसकी मॉम को पता लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, इसलिए इतनी ज्यादा खुश होती है। इसे कॉल करके भी कह रही होती है कि अच्छी बात है गो ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, मुझे तो लगता था कि वो तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं। ये सुनकर चियान कहने लगते है कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, अब मेरे से ज्यादा उसके मेरे बॉयफ्रेंड बनने पर
खुश है। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी तो खुश हूँ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और कहती है कि तुम तो इस न्यू ईयर पे वापस भी आ रही हो ना, चलो जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। ये कहकर कॉल कट कर देती और चियान के डैड से भी कह देती है कि और भी खाना बनाए, आज बहुत सी गुड न्यूज मिली है। और इधर चियान को अपनी मॉम की कॉल के बाद को की कॉल आ जाती है, जो उसे बताने लगता है कि तुम जब गेम में ऑनलाइन नजर आई तो मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि बेबी गेम खेलते हैं, पर आगे से तुम्हारी कजन ऑनलाइन थी जिसने बोला कि आप क्या चियान के बॉयफ्रेंड हो, तो मैंने आगे से हाँ कह दिया, तो उसने भी मुझे फैमिली ग्रुप में ऐड कर लिया। ये सुनते साथ ही चियान तो शौक में आ जाते हो, कहीं लगते है कि क्या बोला, फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया, वहाँ पर तुम्हें कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बस स्टिकर भेजते रहना, वो जो भी पूछे बस तुमने स्टिकर भेजना है। और जैसे कॉल कट होती है तो चियान जल्दी से ग्रुप ओपन करके देखने लगती है, जहाँ पर उसकी आंटीज वगैरह गो से पूछे होती कि तुम क्या करते हो, और गो भी चियान के कहने पर स्टिकर नहीं भेजता बल्कि रेड इनवेलप भेज देता है, जिसे सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि चियान भी एक्सेप्ट कर रही होती है। अब कोई और उसके खाला मामू आ जाते हैं, जो गो से पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। अब उनके आगे से भी ये रेड इनवेलप भेजा होता है। ये सब देखकर चियान उसको इनबॉक्स में कहती है कि तुम ऐसा क्यों करे, तो वो कहता है कि तुमने खुद ही तो बोला कि मुझे उनसे बात नहीं करनी, तो मैंने भी स्टिकर की जगह बस रेड इनवेलप भेज दी है। अब वो इतनी ज्यादा रेड इनवेलप भेजता है जिसकी वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो और चियान के लिए भी बहुत अच्छे रहोगे। अब पूरी फैमिली ने तो गो को एक्सेप्ट कर लिया था और गो तो सबसे ज्यादा खुश होता है। और हमें न्यू ईयर का डे दिखाया जाता है, जिस दिन चियान अभी तक सोई हुई थी, तो उसकी मॉम आकर उसे डांटी होती है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए, तो वो कहती है कि अच्छा उठ जाऊंगी, लोग आते हैं इतना सफर करके तो थक जाते, एक महीने तक उठते नहीं और आप मुझे दूसरे दिन ही उठा रही हैं। और फिर अपनी मॉम की जाते जाते पूछती है कि क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट आया है, कोई पार्सल वगैरह, तो वो बताती है कि नहीं तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं आया। और अपनी मॉम के जाते साथ ही मोबाइल देखकर गो को कॉल करती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारा पार्सल अभी तक क्यों नहीं आया, तुमने बोला था कि न्यू ईयर वाले दिन आ जाएगा, पर अभी तक मेरे गिफ्ट्स नहीं आए। तो वो कहता है कि बस कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे को मिस यू और मिस यू टू कह रहे होते और वो कहता है कि अगर तुम मुझे इतना याद कर रही हो तो अपना पार्सल रिसीव करने के लिए आ जाओ, साइन करने के लिए। अब जियान को तो पता लग चुका था कि गो ही डोर पर होगा, इसलिए भागते हुए जब जा रही होती तो उसके डैड आगे से रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो, और वो भी अपने पजामाज में। तो वो बता देते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम आ जाती कि क्या गो आया है, तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि जल्दी से उसको घर के अंदर लेकर आओ ना, पर उसके डैड रोक लेते हैं कि क्या मतलब जल्दी से लेकर आओ, इतनी आसानी से मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। और कहते हैं कि क्या तुम उसे सच में लाइक करती हो, तो वो कहती है कि जी डैड मैं उसे सच में लाइक करती हूँ, पर उसके डैड को यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए कहते हैं कि उसे टेस्ट देना होगा कि वो सच में तुम्हारी केयर करता है। यहाँ तक कि उन्होंने प्लानिंग भी सोची थी जो दोनों को बताने लगते हैं। और चियान भी गो को लेने के लिए पहुंच जाती है। चियान उससे पूछी होती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो बताता है कि मैं मॉम के पास आया था कल न्यू ईयर के लिए और आज सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। और जैसे अंदर आने लगता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड इस चीज को बुरा तो नहीं समझेंगे, तो वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मॉम तो तुम्हारे आने पर काफी खुश है। ये सुनकर गो खुश होकर आने लगता है, तभी चियान बोल देती है कि डैड का पता नहीं, वो शायद खुश ना हो। अब गो तो काफी घबरा सा गया था और चियान भी उसे देखकर हंसने लगते, तो ये भी आगे से हंसते हुए इसके साथ अंदर तक आ जाता है। अंदर आकर सबसे पहले चियान की मॉम से मिलता है, जिन्हें वो गिफ्ट्स वगैरह भी देने लगते हैं जो वो साथ में लेकर आता, आखिर वो पहली बार जो आया था। पर चियान के डैड उसे वहीं पर रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि कितनी गलत बात है तुम बगैर बताए आए हो। तो कहता है कि मैं तो सुबह में आ गया ताकि आप लोगों से मिल पाऊं, काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, इसी सिचुएशन से चियान की मॉम को निकाल कर ले जाती हैं। और गो के वहाँ से जाने के बाद चियान के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम कैसी हालत में रहोगी, तुम्हें जाकर नहाना भी चाहिए और कपड़े भी चेंज करने चाहिए। ये कहकर अपनी बेटी को वहाँ से भगा देते हैं। और गो के लिए खाना भी लग चुका था, तो पता लगता है कि खाने में कुछ भी नहीं होता और वो सब तो इस तरह का नाटक करे होते हैं कि खाने में बहुत कुछ है। गो को तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है, बट फिर भी वो भी वैसे ही कर रहा होता है जैसे वो इसके सामने बिहेव कर रहे थे। तो ये भी खाने का नाटक करता है कि जैसे मैंने सच में खाना खा लिया, पर असल में तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। गो जिसको चियान के डैड ने बिठा लिया था ड्रिंक करने के लिए और कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता तो तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। तो चियान कहती है कि क्या ये करना जरूरी था, वो कहते हैं कि हाँ। अब गो भी उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाते, तो वो पहले कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। चियान अपने नाम के साथ साथ अपनी हाइट, एज और वेट भी बताने के बाद कहता है कि मैं चियान का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ही उसके डैड को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि ड्रिंक करो। तो वो कहता है कि क्या आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्या आपको इस बात से बुरा लगा कि मैं चियान का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे बॉयफ्रेंड वर्ड ही अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है कि मैं चियान का लीडर हूँ। ये सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे ऑफिस का रोमांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर बॉस को बैठकर काम करना चाहिए वो वहाँ पर बैठकर लड़की से मैसेज पर बातें कर रहा होता है और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। और भी इस तरह की बातें बोल रहे होते तो वो कहता है कि मैं समझ गया, मुझे ड्रिंक कर लेनी चाहिए। ये कहकर उनके सामने ड्रिंक कर लेता और चियान को तो बुरा लग रहा होता है। तो उसके डैड कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये कि तुम चियान के साथ कब से हो। तो वो कहता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो हूँ तो मैं आपकी बेटी को अभी प्रपोज कर सकता हूँ। ये सुनकर चियान तो गो को रोक रही होती है, पर गो रुक नहीं रहा होता और उसके डैड भी उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते और ड्रिंक करने को बोरे होते हैं। तो चियान कहती है कि डैड बस कर देना। तो उसके डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन और करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन उनका ये होता है कि तुम चियान को किस तरह का ट्रीट करते हो, क्या तुम उसे अच्छा ट्रीट करते हो। ये बात सुनते साथ ही
वो सबसे पहले अपना बैंक कार्ड सामने रख देता, फिर अपनी कार की कीज, और जब उसके डैड और कह रहे होते हैं तो वो एक एक करके पेपर्स वगैरह भी निकाल कर रखने लगता है जो भी उसके घर के होते हैं या उसकी इंश्योरेंस होती है, और कह रहा होता है कि ये सब चियन का है। तो उसके डैड और भी कहते तो उसके पास तो सब कुछ खत्म हो चुका था, तो कहता है कि मेरे पास एक ही चीज बची है, और हार्ट बनाकर चियन को दिखाने लगता है कि ये भी इसका है। चियन तो बस इसी देखती रह गई थी, और डैड भी इनका प्यार देख रहे होते तो वो उसके इस सांस पर उसे ड्रिंक करने को नहीं बोलते। अब रात हो जाती और चियन के पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, तो इसलिए उसको काउच दिया जाता है, और चियन कंफर्टेबल चीजें भी उसको लाकर दे रही होती है, और कहती है कि तुम यहाँ पर ठीक से लेट भी नहीं पाओगे, अपनी टांगों को भी लंबा नहीं कर पाओगे। तो कहता है कि कोई बात नहीं। तो चियन भी हर चीज देने के बाद जब वहाँ से जाने लगते हो तो गूस की शर्ट पकड़कर उसे रोक लेता है। तो चियन कहती है कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि तुम कुछ ना कुछ तो भूल रही हो। अब चियन उसकी तरफ हो जाती है कि मैं क्या भूल रही हूँ, तो गू भी उसको किस कर लेता है, फिर कहता है कि अब तुम जा सकती हो। ये कहकर चियन को भेज देता है। अब ये जब सोया होता है तो सुबह में आंख खुलती है और सामने चियन के डैड बैठे हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर ये डर कर उठ जाता है। उसके डैड गुस्से से कहने लगते हैं कि बताओ अभी क्या टाइम हुआ है। तो वो मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। ये सुनकर तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए 5 बजना सिर्फ बस है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और उसे तलवार दिखाते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ काम करने होंगे, और सुबह का नाश्ता बनाने पर लगा देते, जहाँ पर चियन की मॉम गू के पास ही खड़े होकर देख रही होती है कि वो किस तरह का नाश्ता बना रहा है। अब वो जो एग फ्राई कर रहा था उसको भी चियन की मॉम चियन जैसा फ्राई करवा रही होती है जैसा चियन को खाना पसंद है। अब गू ने नाश्ता तो करवा दिया था, और इसी नाश्ते को देखते हुए चियन के डैड कहने लगते हैं कि ये बल्ब मुझे खराब लग रहा है। ये सुनते साथ ही गू तो फौरन से पहुंच जाता है उसे ठीक करने के लिए। तो उसकी मॉम ये देखकर कहती है कि ये चेयर मुझे खराब लग रही है, बार बार हिली जा रही है। तो गू उसे भी ठीक करने के लिए बैठ जाता है। ये देख कर सभी लोग खुश हो रहे होते, इतने में चियन के डैड फिर से आ जाते और कहने लगते हैं कि वॉशरूम का पानी नहीं निकल रहा। ये सुनते साथ ही गू तो वो ठीक करने के लिए भी चला जाता है। अब उसके इस बिहेवियर से तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते, और जैसे गू आता तो चियन भी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आपने तो मेरी बेड की बेडशीट ठीक करनी थी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई। ये कहकर जाने लगती है, पर गो फौरन से मॉम को बिठा लेता है, कहता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ। अब उसके रूम को साफ सुथरा और बेडशीट भी उसकी ठीक कर देता है। तो चियन भी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि आज तो तुमने सुबह का बहुत काम किया है, और वेल डन कह ही रही होती है तभी बाहर से उसकी मॉम की आवाज आ जाती है। तो ये आवाज सुनते साथ ही को तो लॉन्ड्री का काम करने के लिए भी चला गया था, और फिर चियन के डैड उसे बाहर लेकर जाते, जहाँ पर वो चियन के बारे में बहुत सी बातें भी बता रहे होते और चियन की फेवरेट चीज भी ले रहे होते, और कहने लगते हैं कि ये चियन को ज्यादा नहीं देनी, और ये बात तुम माइंड में रखना, और उसको पैसे देने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब गो भी उनके जाने के बाद उस चीज के पैसे देकर उनके पीछे पहुंच जाता है। कहने लगता है कि क्या कोई और भी चीज है जो आप मुझे बताना चाहते हैं और मैंने माइंड में रखनी है। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी के लिए यही बहुत है। अब वो चीजें वगैरह लेकर घर पर आ गए थे, और चियन की मॉम आगे से सॉस लेकर कहती है कि खुद मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। तो वो कहता है कि आप रहने दे, मैं बनाता हूँ। पर चियन के डैड उसे रोकते हुए चियन को आवाजें दे रहे होते और बुलाकर कहते हैं कि तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, खाना हम बना लेंगे, और जैसे खाना बन जाएगा तो तुम दोनों को भी बुला लेंगे। ये कहकर चियन की मॉम को लेकर जा रहे होते, तो चियन की मॉम पूछने लगती है कि क्या आपने गो को पास कर दिया। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो दोनों ही खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो चियन भी अपनी मॉम डैड के जाने के बाद को उसे कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो डैड हमारे रिलेशन के लिए मान गए हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि डैड ने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, और उसके दांतों के बारे में भी बात करता है कि ये खा खा के तुम्हारे दांत खराब हुए, और ये खाना तुम्हारी फेवरेट चीज है ना। तो वो कहने लगती है कि डैड ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो वो कहता है कि हाँ डैड ने तो मुझे ये भी बताया कि तुम फ्लश के पानी से मुंह धोती हो। ये सुनकर तो वो डैड को आवाज देने लगते हो, तो गो तो उसको अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर लेता है, और इसी किस के बाद 1 साल का टाइम गुजर गया था, और 1 साल बाद दिखाया जाता है कि गो और चियन दोनों साथ में बैठकर कुछ चीजों के पैकेट्स बना रहे होते, और चियन तो पूछी होती है कि हमें किस किस को इनवाइट करना चाहिए, हमें अपनी गेम के सभी लोगों को इनवाइट करना चाहिए, साथ में इम्प्रेस वाली टीम को भी इनवाइट करना चाहिए। तो कहता है कि हाँ हमें 1 साल हो गया है साथ में गेम खेलते हुए, तो इतने अच्छे मौके पर सभी लोगों को बुला लेना चाहिए। तो पता लगता है कि वो लोग ये ऑफिस का इन्विटेशन सभी लोगों को भेज रहे थे जो भी उनके जानने वाले थे, और वैसे ऑफिस की डेकोरेशन दिखाई जाती जो बहुत ही प्यारा डेकोर किया होता है, और एंट्रेंस पर ही चियन और गो खड़े होते हैं लोगों को वेलकम करने के लिए, और साथ में उन्होंने जो पैकेट्स वगैरह बनाए हुए थे वो भी एक एक करके सभी लोगों को दे रहे होते हैं। सभी आते हुए उन्हें कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। को कहता है कि अगर सब लोग खत्म हो गए तो हमें जाना चाहिए, पर चियन कहती है कि अभी कोई रहता है तो हमें उसका वेट करना चाहिए। वैसे ही पता लगता है कि ये तो उनके गेम के फ्रेंड आए थे जिनमें कैमल था। अब कैमल तो आते साथ इन दोनों को देखता है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखते साथ ही अपने फ्रेंड को हक करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को कांग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करता हूँ कि बेबी भी जल्दी आएगा। ये कहकर वहाँ से चला गया था, और वैसे जो ना चाहता जो इन लोगों को यहाँ से बुलाकर लेकर जाता है कि तुम लोग अंदर आओ, और जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आते हैं तो सभी लोग इनका काफी अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। और श्रीला तो सबसे पहले स्पेशल आकर गू को बुके भी देती है, और उसे कहती है कि तुम सारी टीम के लिए कुछ बातें भी बोलो। अब वो सभी टीम वालों को थैंक्स कह रहा होता है, और एक एक करके भी उन्हें थैंक्स कर रहा होता है कि अगर तुम लोग ना होते तो हमारी गेम की कभी भी 10 मिलियन कॉपीज ना सेल होती। स्पेशल एक एक का नेम ले रहा होता है
जिनमें वे, सोजैंग और यू जुन सभी लोग होते हैं। और जुन तो अपनी शिनी के साथ खुश खड़ा हुआ था। अब केक कटिंग की बारी आती है तो कहा जाता है कि गु और स्टीला जाकर आप दोनों केक कटिंग करो। अब वो दोनों ही केक कटिंग करते और पीछे जैंग भी इन लोगों को खुश होकर देख रहा होता है और यिन तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था। पहले तो चैन को हक करके रोने वाला होता है, फिर पीछे मिस्टर जैंग के पास पहुंच जाता है। अब सभी लोग केक खा रहे होते और इधर जुन और शिनी दिखाए जाते जो दोनों साथ में बैठकर केक खा रहे होते। जुन तो उसे केक भी खिला रहा होता है पर शिनी कह रही होती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पर फिर भी वो उसको धक्के से खिला रहा होता। तभी शिनी की नजर जाती है कि फैन और बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। ये देखकर वो तो शर्माने लग जाती है और ये लोग भी इनके पास आते हुए कहने लगते हैं कि जुन तुम तो काफी ज्यादा रोमांटिक बंदे हो। तो वह कहता है कि हाँ तो क्यों ना हो। ये सुनते साथ ही वो सभी लोग इसके पास बैठ जाते हैं और एक तो फ्रेंड उसको तंग करने के लिए वैसे ही खिलाने लगता है जैसे जुन शिनी को खिला रहा था। अब जुन तो खा भी लेता है। फैन शिनी से कहने लगते है कि अगर इसने कभी भी तुम्हें बुली किया तो तुम मेरे पास आना, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। शिनी तो ने हाँ कह दिया पर जुन कहने लगता है कि मैं इसको बुली कैसे कर सकता हूँ, बल्कि मैंने तो अब इसके इशारों पर सारे काम करने हैं। अब उन दोनों की इतनी रोमांटिक बातें सुनते साथ ही वो लोग तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके जाते साथ ही शिनी कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। पर जुन कहता है कि क्यों नहीं, ये कहकर उसे किस कर लेता है। इससे तो शिनी और भी ज्यादा शर्मा गई थी। और इधर गो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आकर विंडो से जब बाहर देख रहा होता है तो चैन भी इसके पास आ जाती है और आकर इसके पास खड़ी होगी तो कहने लगते हैं कि ये सब तो किसी ड्रीम की तरह लग रहा है, जैसे सुबह उठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो गो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये कहकर चैन का हाथ पकड़ लेता और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा और इसकी एंडिंग अच्छी थी या नहीं अच्छी थी, ये भी जरूर बताना। ओके बाय बाय।